मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था असूत्री विभाजन का। आज हम अध्ययन करते हैं समसूत्री विभाजन। देखो बेटा, समसूत्री विभाजन क्या होता है आप जानते हैं कि जनक कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र या जनक सेल के समान ही हो तो उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे ये जनक सेल है, ये 2n है, इससे दो पुत्री सेल्स बनी, ये भी 2n है, गुणसूत्रों में समान है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन की खोज 1882 में फ्लेमिंग ने की थी और इसे माइटोसिस नाम दिया था। ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें कोशिका विभाजन जो होता है समसूत्री, इसमें कोशिका चक्र की पालना होती है, अर्थात अंतरावस्था और एम फेज दोनों पाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे इसका आरेख हमने कल भी आपको समझाया था ऑनलाइन क्लास में, आरेख किस तरह से तैयार करते हैं। तो देखो बेटा, ध्यान देना, ये एक जनक सेल है, प्लांट सेल्स लिए मैंने, आप जंतु सेल भी ले सकते हैं। जनक प्लांट सेल ली है, इसके अंदर आप सभी जानते हैं ये कोशिका द्रव है, ये केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, ये बाहर की ओर, ये केंद्रिक है। तो ये कोशिका सबसे पहले एक से दो कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए इंटरफेज में जाएगी और इंटरफेज के बाद किस में चली जाएगी बेटा, एम फेज। ठीक है। तो इंटरफेज में आप सभी जानते हैं, इंटरफेज में क्या होता है कि इंटरफेज सबसे लंबी प्रावस्था है कोशिका विभाजन की और ये 3 प्रावस्थाओं से गुजरती है। इंटरफेज में कौन कौन सी प्रावस्थाएं, G1, S और G2। और इसमें आप सब 20 से 22 घंटे का समय लगता है और इसमें कोशिका क्या करती है, DNA और RNA का संश्लेषण करती है, स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसके लिए सबसे पहले ये अपने आकार आकृति में वृद्धि करती है। ये इंटरफेज है जिसमें तीनों फेजों को हमें केवल एक में ही दर्शाया जाएगा, आरेख में, G1 को भी, S को भी और G2। ये अपने आकार आकृति में क्या कर लेगी, वृद्धि। देखो ये केंद्रक था, यहाँ डबल हो गया, कोशिका द्रव भी डबल हो गया, कोशिका के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। हमने ये केवल बीच का पार्ट्स लिया है। अब सबसे पहले आप जानते हैं इंटरफेज के बाद ये इसकी तैयारी की अवस्था थी। अब किस में चलेंगे हम, एम फेज में, जिसमें 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो एम फेज में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और दूसरा किसका होगा बेटा, कोशिका द्रव्य का। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन के लिए हम सिर्फ केंद्रक को ही ले लेते हैं, ये बीच वाला पार्ट्स मैंने यहाँ लिया है। और एम फेज को हम 4 प्रावस्थाओं में, 4 उप प्रावस्थाओं में बांटते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज भी 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। एनाफेज भी 2 हैं, फर्स्ट सेकंड, और टीलोफेज भी 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों को मैंने एक जगह ही दर्शाया है। अब देखो बेटा, सबसे पहले प्रोफेज, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में तो क्या होता है, ये केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ये केंद्रिका है, ये विलुप्त होना प्रारंभ होते हैं, जैसे ये फर्स्ट फेज है। और दूसरी में बिल्कुल क्या हो जाते हैं बेटा, विलुप्त हो जाते हैं और तारकाय का निर्माण हो जाता है। ये तारकाय विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो ये तो थी प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्या होंगे कि ये जो अर्ध गुणसूत्र हैं ये मध्य पट्टिका पर आना प्रारंभ हो जाएंगे। कहाँ बेटा, मध्य पट्टिका पर। जितने भी अर्ध गुणसूत्र थे ये मध्य पट्टिका पर आना प्रारंभ हो जाएंगे, मध्य पट्टिका पर जमा हो जाएंगे। इस कारण से इसको मेटाफेज कहते हैं। सारे गुणसूत्र जो थे भाई, केंद्रक झिल्ली और ये हट गया तो सारे कहाँ जाएंगे, मध्य में। इसके बाद एनाफेज, फर्स्ट और सेकंड में ये गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र टूटकर उत्तरी ध्रुव की ओर और आधे दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन कर जाते हैं और एनाफेज सेकंड में ये तारकाय से जुड़ जाते हैं। इस तरह से टीलोफेज फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, ये इसके विपरीत है, प्रोफेज की विपरीत टीलोफेज है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोफेज के विपरीत कौन सी है बेटा, टीलोफेज। यहाँ तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक विलुप्त होते हैं, यहाँ दोबारा से आ जाते हैं, इस कारण से इसको विपरीत बोलते हैं। तो बेटा आधे गुणसूत्र ऊपर चले गए, आधे नीचे, इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रारंभ हो जाएंगे बनना फर्स्ट में, और सेकंड में बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, 2 केंद्रक बन जाते हैं इस तरह से, फर्स्ट और सेकंड। तो ये प्रावस्था एम फेज यहीं समाप्त हो गई, एम फेज की केंद्रक विभाजन समाप्त हो गई। अब किसका विभाजन होगा बेटा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो कोशिका द्रव विभाजन की 2 विधियाँ हैं, कोशिका पट्टिका विधि और खांच विधि। तो पट्टिका विधि में बीच में सुबेरिन, पैक्टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन पदार्थों का जमा होना,
जमा होना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद ये कोशिका 1 से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिससे 2 पुत्री कोशिकाएं हमें प्राप्त होती हैं समान प्रकार की, समान गुणसूत्रों की। तो इस तरह से 1 से कितनी कोशिकाएं प्राप्त होगी? यहाँ 2। तो ये प्रोसेस समसूत्री विभाजन कहलाता है। और समसूत्री विभाजन कायिक और अलैंगिक जनन का मेन आधार है। महत्व में देखें, कोशिका के वृद्धि, विकास, टूट फूट, मरम्मत, इन सब के लिए भी समसूत्री विभाजन क्या है बेटा? आवश्यक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।